हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक आज का है आईवीएफ। इससे पहले हमने प्रज्ञाली शिशु का निर्माण किस तरीके से संपन्न होता है वो सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ लिया था। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो प्रज्ञाली शिशु, सेरगोट माँ, ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 2 में कवर करवा दी। तो आप पहले पार्ट 2 को जाके देखना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रज्ञाली शिशु के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसको किस तरीके से निर्माण किया जाता है, बंध्यता क्या होती है। जो पेरेंट्स बच्चे उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते उन्हें हम बंध्यता कहते हैं, उनके क्या निवारण है, ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 2 में कंप्लीट करवा दिए। तो पहले आप पार्ट 2 को जाके देखना, फिर पार्ट 3 पे आना। आज का टॉपिक है आईवीएफ। आईवीएफ आजकल ज़्यादा ही चल रहा है। अभी जो लेटेस्ट है उसमें जो पेरेंट्स अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाते उनका जो निवारण है वो क्या है, आईवीएफ। इसको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से युग्मनज का निर्माण किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए, भ्रूण स्थानांतरण के प्रकार ये निम्न प्रकार का होता है। युग्मनज का अंत, इसमें क्या होता है, आईवीएफ में क्या होता है, जब मादा में अंडाणु का निर्माण होता है और पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें जब पुरुष में शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो उनसे शुक्राणुओं को लिया जाता है और मादा से अंडाणुओं को लिया जाता है। फिर उनका निषेचन किया जाता है, निषेचन करवाया जाता है। निषेचन, इसमें क्या होता है, जो मादा में फैलोपियन ट्यूब होती है जिसमें निषेचन संपन्न होता है वो निष्क्रिय अवस्था में होती है, ठीक है। तो युग्मनज का अंत फैलोपियन स्थानांतरण, इसमें भ्रूण या युग्मनज को 8 ब्लास्टोमियर्स अवस्था में स्त्री के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। जब शुक्राणु और अंडाणुओं का निषेचन करवाया जाता है तो जब तक भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर्स अवस्था में नहीं आ जाता उसमें फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित नहीं करवाया जाता। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, अंडवाहिनी जो मादा में उपस्थित होती है और अंडवाहिनी में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन होने के बाद अंडाणु गर्भाशय में रोपित होता है। अंतर्गर्भाशय स्थानांतरण, इसमें भ्रूण को 32 कोशिकीय अवस्था में स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। 8 ब्लास्टोमियर्स को अवस्था में फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता था, लेकिन जब 32 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है तो उसे डायरेक्ट गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। युग्मक अंतर फैलोपियन स्थानांतरण, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। इस विधि का प्रयोग महिलाओं में किया जाता है जब स्त्री के गर्भाशय की झालर अंडाणुओं को पकड़ने में समर्थ नहीं होती। जब स्त्री के गर्भाशय में जो सीलिया नामक या कुछ तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं जो अंडाणुओं का रोपण करने के लिए सक्षम नहीं होती हैं, तो इसमें लेप्रोस्कोप की मदद से फैलोपियन नलिका में एम्प्यूला में घुले हुए शुक्राणु एवं परिपक्व अंडाणु को स्थानांतरित करते हैं। निषेचन व विदलन फैलोपियन नलिका में ही होता है, ठीक है। अब आता है कृत्रिम गर्भाधान। इस विधि का प्रयोग ऐसे पुरुषों के लिए होता है जिनके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। ऐसे पुरुषों के वीर्य को सांद्रित करके स्त्री के योनि में प्रविष्ट कराते हैं। इसे अंतर्गर्भाशय वीर्यसेचन कहते हैं। इसमें क्या होता है, कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है, कृत्रिम में इसमें मतलब शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। जब शुक्राणुओं की संख्या कम होती है तो वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उनमें निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो क्या किया जाता है, किसी इंजेक्शन में उन शुक्राणुओं को लिया जाता है और इंजेक्शन के थ्रू मादा की योनि में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, ओके। अब आता है उल्बेधन। भ्रूण की आनुवंशिक स्थिति, भ्रूण के लिंग तथा अन्य विकारों की जांच करना उल्बेधन कहलाता है। मतलब जैसे किसी भ्रूण में कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, कोई अपंग होता है तो किसी की
कान एक होता है, नाक, आँख जैसे जो भी विकार उत्पन्न होते हैं, जो भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो उनको भ्रूण की अवस्था में ही उन बीमारियों का पता लगाना उलवेदन कहलाता है। भ्रूण के चारों तरफ एमनियोटिक द्रव भरा होता है, इसमें भ्रूण की कोशिकाएं बिखरी होती हैं और उसका जैसे भ्रूण होता है उसके चारों ओर पानी, जैसे हमारी भाषा में तो हम पानी की पोटली बोलते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में उसको एमनियोटिक द्रव बोलते हैं। उस एमनियोटिक द्रव से कुछ बूंदें ली जाती हैं, उन इंजेक्शन के थ्रू उनमें से कुछ बूंदें ली जाती हैं। उन बूंदों को जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उसमें वो सारी कमियां उपस्थित होती हैं जो भ्रूण में उपस्थित हो, मतलब एमनियोटिक द्रव में भ्रूण की कोशिकाएं बिखरी होती हैं, और जब हम इंजेक्शन के द्वारा एमनियोटिक द्रव की कुछ बूंदें लेते हैं तो वो जो बिखरी हुई कोशिकाएं उसमें आ जाती है और उसके द्वारा हमें सारे जो विकार होते हैं उन सब का पता लग जाता है। उल्बेदन का महत्व, इसमें लिंग निर्धारण किया जाता है। जब एमनियोटिक द्रव को हम लेते हैं तो उसमें लिंग निर्धारण मतलब बच्चा मादा है या नर है उसका भी पता लग जाता है। लेकिन आजकल क्या कन्या भ्रूण हत्या बढ़ रही है, इसीलिए डॉक्टर हमें लिंग का निर्धारण नहीं बताते हैं, और अगर ऐसा हम करवाते हैं तो हम पर केस लग जाता है। एमनियोटिक द्रव में भ्रूण की कोशिकाओं को अभिरंजित करके इसकी बाहर बॉडी की जांच की जाती है, मतलब बाहर बॉडी की जांच मतलब नर और मादा को पहचाना जा सकता है कि ये नर हैं या मादा हैं। यदि बाहर बॉडी 2X गुणसूत्र युक्त हो तो भ्रूण मादा होती है ना। अगर X और Y हो तो नर होगा। जन्मजात रोग, भ्रूण की कोशिकाओं को कैरियोटिक अध्ययन द्वारा गुणसूत्रीय विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आदि को निर्धारित कर सकते हैं। उल्बेदन के दुरुपयोग, अब इसके महत्व तो पढ़ लिए हमने। महत्व तो है कि हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं, उसमें जो उपस्थित बीमारियां होती, विकार होते, उनका समाधान कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का महत्व होता है तो उसका दुरुपयोग, उसका प्रभाव भी पड़ता है। उल्बेदन के दुरुपयोग, वर्तमान समय में इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। मादा भ्रूण के सामान्य रहने पर भी गर्भपात करवा लेती हैं, इसीलिए तो लिंग निर्धारण को बताना गैर कानूनी बताया गया है। इसमें क्या होती है, बहुत सारी औरतों को पता लग जाता है कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मादा है, तो अगर गर्भधारण सही चल रहा हो, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, फिर भी वो गर्भपात करवा लेती है। अतः भारत सरकार ने 1951 में एक प्री टेर्नल डायग्नोस्टिक तकनीक एक्ट लागू किया। इस एक्ट का उल्लंघन करने पर 50,000 का जुर्माना और 2 वर्ष की जेल हो सकती है। यौन संचारित रोग, अब आता है यौन संचारित रोग भी उल्बेदन का ही एक हिस्सा है। आपस में जिसे एक दूसरे से फैलने वाले रोग को यौन संचारित रोग कहते हैं। ऐसे संक्रमण या रोग जो मैथुन के द्वारा संचारित होते हैं यौन संचारित रोग कहलाते हैं। मैथुन क्रिया, जैसे मैथुन के दौरान जो एक इंसान से दूसरे या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसे एड्स वगैरह ऐसे रोग हैं जो मैथुन के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिन्हें हम यौन संचारित रोग बोलते हैं। कुछ यौन संचारित रोग निम्न हैं। जीवाणु जनित यौन संचारित रोग, क्लेमाइडियोसिस, ये सबसे अधिक होने वाला रोग है। इसका जीवाणु क्लेमाइडियो ट्रैकोमैटिस कहलाता है। सुजाक, इस जीवाणु का नाम नाइसेरिया गोनोरिया। इस रोग का प्रमुख लक्षण यूरोजोनिटल पथ की श्लेष्म कला में जलन होना। विषाणु जनित रोग संचारित रोग, एड्स, ये एड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है जो पूछी जाती है। एड्स रिट्रोवायरस या HTLV नामक विषाणु से होता है। इस रोग का उद्भवन काल 9 से 30 माह है। इसका उपचार की सामान्यतः एड्स का कोई उपचार नहीं होता है, किंतु AZT
दवा द्वारा रोगी की आयु को 6 से 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी, यह रोग दी रज्जु की डीएनए विषाणु हेपेटाइटिस बी विषाणु द्वारा होता है। यह एचआईवी से 100 गुना अधिक संक्रामक होता है। इसका उद्भवन काल 20 से 35 दिन का होता है। ये रोग भी याद करने, इसके लक्षण क्या क्या हैं? थकान सी, जी मचलाना, पेट दर्द होना, आंखें पीली होना आदि। उपचार: टीका लगवाना जिसे रक्त से तैयार करते हैं। HBV टीके में ग्लोब्यूलिन होते हैं जो एक तरह की प्रोटीन होती है जो व्यक्ति के शरीर में निष्क्रिय प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं। 1 से 6 महीने के दौरान 3 खुराक देने से जीवन पर्यंत प्रतिरोगी बनाया जा सकता है। तो ये हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके सारे नोट्स बना लेना, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आपको कमेंट में पूछना है, और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।